क्या अगर दो व्यक्ति आपस में प्यार कर रहे हो तो क्या वो भी रेप हो सकता है? देखिए, सबसे पहली बात तो बता दूं मैं कि 21वीं सदी में हम रह रहे हैं। ये कॉन्सेक्सुअल सेक्स रेप कैसे होता है? लेकिन जैसे ही लड़की रेप कहती है, लड़के का करियर खत्म, लड़के की बेइज्जती, एकदम भय का वातावरण आ जाता है। उसके माँ बाप, उसके भाई बहन सब साथ छोड़ देते हैं। माँ बाप तो फिर भी थोड़ी देर खड़े रहते हैं, तो वो इतना भयभीत होता जाता है कि कई बार तो वो मर ही जाता है। अगर सुशांत सिंह राजपूत जैसे लोग मानसिक तनाव से मर जाते हैं, कितना मानसिक तनाव में थे, ऐसे करोड़ों लोग हैं जो रोज मानसिक तनाव में, क्योंकि उनके पास कोई हेल्पलाइन नंबर नहीं। ये जो उन्नाव पीड़िता है, इसको मैं एक्सपोज करूंगी। मैं ऑलरेडी बहुत एक्सपोज कर चुकी हूँ। मैंने ANI पे खुल के बोला है। मैंने उसके बाद कितनी ट्वीट्स डाली है कि मेरी जान को खतरा है, अगर मुझे रेप करके कोई ये फेंक दे तो उसकी जिम्मेवार सिर्फ ये होगी, उन्नाव पीड़िता होगी। वो केस ये था कि उसकी पत्नी, उसकी सास, उसकी साली ने 3 पैकेट लाल मिर्च डंडे से उसके प्राइवेट पार्ट्स में ठूस दी और जिससे उसकी आंतड़ियां टूट गई। ये निर्भया जैसा केस है, लेकिन निर्भय के साथ हुआ इसलिए कोई नहीं जानता, कोई नहीं बात करेगा इसके बारे में। यहाँ तक कि हमने चीफ मिनिस्टर साहब जो अरविंद केजरीवाल अभी नहीं है चीफ मिनिस्टर दिल्ली के, लगातार उनसे भी मुलाकात करी थी और पुरुष आयोग का गठन दिल्ली में हो सबसे पहले, इसके बारे में बात की थी। लेकिन एज यूजुअल वो ब्लेम गेम खेलते थे, कभी उन्होंने बनने नहीं दिया। वो एक ऐसे इंसान थे, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर थे, जो कभी कहते ही नहीं थे कि फर्जी केस होते हैं। लेकिन मैं उस टाइम मौजूद थी तिहाड़ जेल के सामने, जब वो वहाँ जा रहे थे और वहाँ जाते वक्त वो ये कह रहे थे कि मेरे पर फर्जी केस हुआ है। नमस्ते। यू वर्सेस यू के इस संस्करण में आप सभी का स्वागत है। जब हम भारत 21वीं सदी में आ गया है और हम आगे बढ़ रहे हैं, चाहे वो इकोनॉमिक पैरामीटर पे हो, चाहे वो सोशल पैरामीटर पे हो, तो कई बार ये मांग उठती है या ये बात उठती है कि कब तक समानता के अधिकार पे हम लड़ाई करते रहेंगे। समानता के अधिकार की जब बात होती है तो पहले रिलीजन आता है, फिर कास्ट आता है और एक और एंगल है जो जेंडर की बात है कि महिलाओं को पुरुष के अधिकार के बराबर की बात हो रही है। और कई बार महिलाओं के अधिकार को बढ़ाने के लिए कई सारे अलग अलग समय में कानून भी आए हैं। बहुत रिसेंटली अगर हम देखें तो मोदी सरकार ने एक लाया कि इलेक्टोरल में रिजर्वेशन होगा। पहले से अगर देखा जाए कि जब 1947 में भारत आजाद हुआ था और 1950 में जब भारत का गणतंत्र बना था, तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए या महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रोटेक्शन की बात की गई थी, जिसमें महिलाओं को एक्स्ट्रा आजादी दी थी, एक्स्ट्रा उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया था। रिजर्वेशन की बात हो या फिर उसके अलावा अन्य बहुत सारी बात हो, जैसे एजुकेशनल पैरामीटर में उनको आगे बढ़ाने के लिए अलग अलग समय में। उसके बाद बहुत सारे ऐसे भी राइट्स बने जिनमें महिलाओं को प्रोटेक्ट करने की बात की गई, जिसमें महिलाओं के खिलाफ क्योंकि अत्याचार बहुत होता था, तो उनको प्रोटेक्शन कैसे मिले, चाहे उसमें IPC के सेक्शंस हो जो अब BNS हो गया है, या महिलाओं के लिए अलग। बाद की सरकारों में हमने ये भी देखा कि कैसे अलग मंत्रालय बना महिलाओं के विकास के लिए, महिलाओं के विकास को साथ में बाल के विकास के साथ भी जोड़ा गया और महिला विकास मंत्रालय ने भी महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, उनको सशक्त बनाने के लिए कार्य किया है। लेकिन आज की डेट में एक अलग ही मांग शुरू हुई है। अब हम देख रहे हैं कि महिलाएं दोहन कर रही हैं अपने राइट्स का, या पुरुष भी अपने अधिकार की मांग कर रहे हैं। क्या पुरुष के मांग की जो बात है वो सही है, जायज है या नहीं है? क्या महिलाओं के अधिकार ज्यादा हो गए जैसे होने चाहिए थे? क्या इक्वालिटी जो संविधान बात करता है, क्या वो इक्वालिटी अब नहीं रहा? इन सभी विषयों पर डिटेल में बात करने के लिए गंभीरता से हमारे साथ आज पुरुष आयोग की चेयरमैन बरखा त्रेहान जी आई हुई है। बरखा त्रेहान जी, नमस्कार, धन्यवाद आने के लिए। बरखा जी, सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि पुरुष आयोग की आप चेयरमैन है, पुरुष आयोग बनाने की क्या आवश्यकता पड़ गई? देखिए, बहुत बड़ा इतिहास है ये कि जब महिलाओं की पीड़ा दिखी सामने, तो उनके लिए सारे कानून बने, उनके लिए मंत्रालय बने, उनके लिए आयोग बने, पूरा तंत्र जो है महिलाओं के लिए काम कर रहा है। अब उसमें ही देखा गया कि तकरीबन 15 साल हो गए हैं कि बहुत ज्यादा मिसयूज कर रही हैं ये महिलाएं उन कानूनों का। जो कानून इनके प्रोटेक्शन के लिए बनाए गए थे, उसी का बहुत वृहद स्तर पे मिसयूज हो रहा है। तो इसी को देखते हुए पहले मैं बरखा त्रेहन की तरह इसके ऊपर आवाज उठाती रही, लेकिन अभी 6-7 साल पहले हमने एक ट्रस्ट बनाया और उस पुरुष आयोग NGO का गठन हुआ और जिसकी मैं अध्यक्ष हूँ। और अब मैं बराबर इस पूरे मुद्दे पर
24 घंटे इस पे काम चलता है, विक्टिम्स की मदद करते हैं हम, सरकार को गुहार लगाते हैं, मेमोरेंडम देते हैं, ईमेल्स लिखते हैं, उनसे मीटिंग्स करते हैं, उनको अवगत कराते हैं ग्राउंड रियलिटी से। सारे कानून मंत्री, चाहे वो सदानंद गौड़ा जी हों, चाहे रविशंकर जी हों, चाहे किरण रिजिजू जी हों, चाहे मेघवाल जी हों, सभी से हमने मुलाकात करी है। यहाँ तक कि हमने चीफ मिनिस्टर साहब, जो अरविंद केजरीवाल अभी नहीं है चीफ मिनिस्टर दिल्ली के, लेकिन लगातार उनसे भी मुलाकात करी थी और पुरुष आयोग का गठन दिल्ली में हो सबसे पहले, इसके बारे में बात की थी। लेकिन एज यूजुअल वो ब्लेम गेम खेलते थे, कभी उन्होंने बनने नहीं दिया और उन्होंने हमेशा कहा कि केंद्र सरकार नहीं बनाना चाहती, हम तो बनाना चाहते हैं, लेकिन कभी स्पष्टता से आगे भी नहीं आए, गुमराह सा करते रहे मुझे। और मैंने जब उनसे कहा कि चलिए आप फंडिंग दे दीजिए मुझे, मैं दूसरी बार गई तो मैंने कहा आप महिलाओं को बढ़ावा देते हैं, इसी सिलसिले में आप मुझे फंडिंग दीजिए, मैं पिता दिवस, पुरुष दिवस ये सब मनाती हूँ और इसके लिए मुझे पैसों की ज़रूरत होती है, हम प्रोटेस्ट वगैरह भी करते हैं, बहुत सारे और कार्य करते हैं मेन वेलफेयर के। तो उन्होंने उस पर भी मेरे को यही कहा कि मेरे पास तो खुद फंड नहीं है, आपको कहाँ से दे दूँ। खैर, वो एक ऐसे इंसान थे, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर थे, जो कभी कहते ही नहीं थे कि फर्जी केस होते हैं। लेकिन मैं उस टाइम मौजूद थी तिहाड़ जेल के सामने, जब वो वहाँ जा रहे थे और वहाँ जाते वक़्त वो ये कह रहे थे कि मेरे पर फर्जी केस हुआ है, मेरे पे फर्जी केस लगाए गए हैं। मैंने कहा कि ये देखिए, ये वही शख्स है जो बोलता था कि फर्जी केस तो होते ही नहीं है। तो आज ये खुद कैसे, चीफ मिनिस्टर साहब खुद ही कह रहे थे कि फर्जी केस डाला गया है मेरे ऊपर। अब दोहरा मापदंड देख लीजिए, हम तो लगातार दरवाज़ा खटखटाते रहते हैं। और मैं एक बात बता दूँ आपको, सबका नंबर आएगा। जो लोग आज चुप हैं, उनका भी नंबर आएगा, कोई नहीं बचने वाला, सबका नंबर आएगा। आप देख रही हैं आईटी प्रोफेशनल्स मर रहे हैं, डॉक्टर्स नहीं बरखा जी, अभी जैसे आपने अरविंद केजरीवाल का एग्जांपल लिया, तो अरविंद केजरीवाल का जो केस है वो एक अलग मामला है, जिसमें भाजपा मतलब कांग्रेस ने केस किया था, भाजपा के समय में एफआईआर हुआ और वो उनके घोटालों से रिलेटेड है। मामला कोई भी हो, हाँ, केस उन्होंने कहा नहीं फर्जी। बट जो नॉर्मल, हाँ, क्योंकि मैं भी कानून का विद्यार्थी हाँ, हूँ, केसेस तो नॉर्मली पुरुषों पे भी होते हैं हाँ, और बिल्कुल। महिलाओं पे भी होते हैं। यहाँ मामला अलग है। यहाँ जो मैं समझना चाह रहा हूँ कि पुरुषों को ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई, मतलब हो सकता है पड़ी होगी, आपको अगर लग रहा है तो है। पुरुषों को ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि इस पुरुष प्रधान देश में या समाज में पुरुषों की आयोग की मांग उठ रही है? ये क्योंकि क्वेश्चन आप समझिए, मैं क्लियर एक कर देता हूँ। एक न्यूट्रल सोसाइटी है जहाँ पे महिलाएं पीछे हैं, हिस्टोरिकली पीछे रही हैं। महिलाओं को आगे लाने के लिए उनके लिए आयोग बना, पुरुषों के लिए आयोग क्यों बने? ऐसा क्या डिफरेंस है? देखिए, मैं तो केजरीवाल वाला आपको पहले क्लियर कर दूं हाँ, कि मैं उनका क्यों लिया, क्योंकि मैं तो यही फर्जी केसेस लेके गई थी, दहेज का, सेक्सुअल हैरेसमेंट का, मोलेस्टेशन का, रेप का, 498 डीवी एक्ट, ये सबके जो बहुत वृहद स्तर पे मिसयूज है। और आप तो पता है, कानून जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही कहा है कि लीगल टेररिज्म है, तो ये सारी बातें तो स्पष्ट है पहले से ही। रेप कानून के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कितनी बार चिंता जताई, कॉन्सेक्सुअल सेक्स इज नॉट रेप, लेकिन जैसे ही रेप कहती है लड़की, लड़का नहीं, पूरे लड़के का पूरा खानदान जेल में चला जाता है। तो मैं इसी कंटेक्स्ट में गई थी उनके पास। लेकिन जब उन्होंने किसी का नहीं माना, तो फिर उनका हम क्यों माने? हम भी नहीं मानते उनका। मैं ये एक्सप्लेन कर रही थी। अब आती हूँ आपके ऊपर कि जो महिलाओं के लिए कानून बने थे, उनके लिए यूज हुए, लेकिन आज उन्हीं को टूल की तरह यूज करके क्या मेरे भाइयों को जेल भिजवा दिया जाए? क्या उनके ऊपर इतना इतना ज्यादा अत्याचार हो कि वो कहीं पे, पहली बात तो पुरुषों की कहीं बात ही नहीं सुनी जाती, इसीलिए मुझे पुरुष आयोग का गठन करना पड़ा। अगर सुशांत सिंह राजपूत जैसे लोग मानसिक तनाव से मर जाते हैं, कितना मानसिक तनाव में थे, ऐसे करोड़ों लोग हैं जो रोज मानसिक तनाव में, क्योंकि उनके पास कोई हेल्पलाइन नंबर नहीं, कहाँ कॉल करे, किससे मदद मांगे। पुलिस स्टेशन में जाते हैं, वो बताते हैं, सिर फटा हुआ लड़के लेके जाते हैं, खून से लथपथ, कि हमारा सिर फाड़ दिया गया, मेरी पत्नी ने मारा है हमें, तो वहां पे हाँ, सुनवाई ये एक मेरे पास भी काफ़ी केसेज़ आते हैं सुनते ही नहीं। और ये एक प्रश्न युवाओं में आजकल हो गया है कि हम विवाह करें कि नहीं करें? अगर करें तो क्या एलिमनी वाली बात होगी? अच्छा, एलिमनी में तो बाद में आते हैं, उसके पहले है कि क्या किसी शादी में सिर्फ महिलाओं के ऊपर अत्याचार होता है या पुरुषों के भी ऊपर अत्याचार होता है? ये एक लोगों के मन में क्वेश्चन आजकल आ गया, क्योंकि सोशल मीडिया में हमने ऐसे तमाम उदाहरण देखे। आपके अपने रिसर्च में या आपके अपने कार्य में आपने क्या देखा कि पुरुषों के ऊपर किस तरीके के अत्याचार होते हैं और उसको लेके क्या कानून है? पुरुषों के लिए तो कोई कानून ही नहीं है, अत्याचार बहुत है। लाखों पुरुषों के मैं केस देख चुकी हूँ। उस केस में उनकी वाइफ भी है ना, महिला तो है ही है। हाँ, और जितनी भी पुरुष हैं, वो कहते हैं कि हम कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं, हम एक और मौका देना चाहते हैं, हम रहना चाहते हैं। और जितनी भी महिलाएं हैं, सारी वाइफ्स
ये कहती हैं कि हमने नहीं जाना, हमारे को पैसे दे दो, हमको तो नहीं रहना। ऐसा क्या हो जाता है? हमको नहीं रहना, हमको नहीं रहना, हमें पैसा दे दो, और पैसा मांगते एलिमनी। ये एलिमनी, मैं तो बिल्कुल अगेंस्ट हूँ एलिमनी के। अब आपको बता दूं क्यों। हाँ, क्योंकि सीजेआई चंद्रचूड़ जो फॉर्मर चीफ जस्टिस थे, उन्होंने भी हाल फिलहाल में कहा है कि एलिमनी एक तरह से आपका लीगल राइट है अगर आप अपने आप का जीवन यापन प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाए। और सुप्रीम कोर्ट ने भी अलग-अलग केसेस में अलग-अलग बार बताया, चाहे नेहा वर्सेस रजनीश का केस हो जिसमें बहुत सारी। डिटेल गाइडलाइंस आए या बिल्कुल। जो भी है, तो इसलिए बनाया गया था। आप इसको क्यों गलत मानती हैं? आप किसी और चक्की का आटा खाते हैं, मैं किसी और का खाती हूँ। जब हम इक्वालिटी की बातें करते हैं, तो अगर रिलेशनशिप सार हो गया, मैरिज नहीं चल रही, भाई कोई भी कारण है नहीं चल रही है, हम अलग होना चाहते, तो ठीक है, आप अपने घर में अपने का, आप अपना कमाए खाएं, हम अपना कमा खा रहे हैं। आपके जो जायज आपने अगर कुछ लेके, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि जब देते हैं ना गिफ्ट्स, तो कहते हैं नहीं तो हमें बिग फैट मैरिज करनी है, हमें तो थोड़ा समाज में दिखाना है, ये करना है, वो करना है, उस टाइम तो देते हैं। बाद में कहते हैं कि जी ये इन्होंने मांगा था। ये सब झूठ होता है कि मांगा था। कोई आज की डेट में ऐसे बहुत कम केसेस होंगे जिसमें कोई मांग रहा है, क्योंकि ये कतई आप कह बिलीवेबल आप कह रहे हो कि दहेज अब नहीं होता है? दहेज नहीं होता, वो खुद से देना होता है। क्योंकि आडंबर सोशल मीडिया, अभी तो आपने खुद ही कहा, ये सोशल मीडिया पे आडंबर करना है, रिश्तेदारों को दिखाना है। अब बिग फैट मैरिजेस होती हैं जो 24 घंटे में, अभी पिछले हफ्ते 10 एक मैरिजेस हैं जो 24 घंटे में टूट गई। अरे भाई 24 घंटे में क्यों टूट गई? क्या कारण? मैरिजेस करने से इतना डर रहे हैं लोग। हाल का ही मैंने एक केस सॉल्व किया था, जहाँ पीएचडी दुल्हन ने रात के 12 बजे बारात आई हुई थी घर पे, और उसने पुलिस बुला ली, मीडिया बुला लिया, और बोला कि ये दहेज लोभी है, इसने 20 लाख रुपए हाँ, मांगे करेक्ट, मैंने पढ़ा। और फॉर्च्यूनर मांगी है। बाद में उसके हस्बैंड का स्टेटमेंट आया कि ये बात थी नहीं। वो लड़का ने रात में 12 बजे, तो मैं अवेलेबल नहीं थी, और वैसे मैं बहुत बार अवेलेबल भी रहती हूँ। मैं सुसाइडल टेंडेंसीज में जो लड़के होते हैं उनसे बात कर रहे होते हैं, उन्हें कंसोल कर रहे होते हैं, जिन जो नहीं हमारी टीम समझा पाती उनको। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि उसने एक मुंबई के आरजे को कांटेक्ट किया। उस आरजे ने मुझे कहा कि इमरजेंसी, मैंने सुबह-सुबह देखा कि 50 कॉल की, मैंने उस लड़के को कॉल किया। अब ये मत समझ लीजिएगा मैं कोई भी लड़का का बस सुना और चल पड़े उसकी तरफ, ऐसा नहीं होता। मैंने उससे बोला कि आप अपने एविडेंसेस भेजिए। आप उन्होंने अपने पूरे एविडेंसेस भेजे, डॉक्यूमेंटेड, और उनकी ऑडियो नोट्स थे वो भेजे, और वहाँ ऑडियो रिकॉर्डिंग, जो फ़ोन रिकॉर्डिंग्स थी, उसमें स्पष्ट कहा था उसने लड़की को कि हमें कोई गाड़ी नहीं चाहिए। जब आपकी शादी हो, हमारे घर में 2-2 गाड़ियाँ हैं। जब हमारी शादी हो जाएगी, तो आपको जो-सी गाड़ी चाहिए होगी, हम इकट्ठे जाके ले लेंगे। जो बंदा ये कह रहा है, वो लाखों की कैश की बात कैसे करेगा, और रात के 12 बजे क्यों करेगा? देखिए, कोई भी अनबन हो जाती है ना, उसको दहेज भी ले आते हैं। कोई भी छोटी-सी राई का पहाड़ बनाना आजकल की लड़कियों को बहुत आता है, और घर तोड़ने के लिए बिल्कुल आतुर रहती है। मेरे तक ये मामला पहुँचा, मैंने कहा कि सब समझा, फिर मैंने पुलिस को कॉल किया, फिर पुलिस के बाद मैंने वहाँ पे और अन्य लोगों को प्रशासन में कॉल किया, और पुलिस को मैंने अच्छा से समझा, सारा केस जब समझा लिया, तो इतने में मेरे को पता चला कि मिस दयाल आई हैं वहाँ पर, और वो महिला आयोग से थी, वहाँ पे आई मिस दयाल, और उन्होंने कहा इनके माता-पिता को भी गिरफ्तार, पूरी फैमिली को गिरफ्तार करो। तब मैंने कहा पुलिस वालों को ईंट से ईंट बजा दूँगी, अगर किसी को भी गिरफ्तार किया। अच्छा, हाँ। माँ-बाप का क्या मतलब है सही बात गिरफ्तारी है, करने? सही बात है। माँ-बाप का क्या कसूर है भाई? एविडेंस तो मैंने आपको दे दिए हैं। हमारे पास एविडेंस है, मैं ईंट से ईंट बजा दूँगी, और मैंने प्रशासन को भी बिल्कुल कहा कि कान खोल के सुन लो, ये लड़का जेल अगर गया और इसके माँ-बाप गए, तो मेरे पास एविडेंस है, फिर देखिए हम यहाँ पे कितना बड़ा कोहराम मचा देंगे यहाँ पे। हुआ ये, दूसरे दिन मैडम ने केस वापस ले लिया। क्या हो गया था? इतनी सच्ची थी मैडम, पूरे। लेकिन क्या हुआ, मैंने उस लड़के ने धन्यवाद करने के लिए कॉल किया, मैंने कहा डिफेमेशन का केस डाल, सब पे डाल। कहता है मेरे भाई-बहन हैं, उनकी शादी होनी है, और मैं केंद्र सरकार में साइंटिस्ट हूँ, मेरी नौकरी चली जाएगी, अब बस जो हो गया रायता तो फैल गया, मेरी शादी कभी नहीं होगी। मेरी हर न्यूज़पेपर में मेरी फ़ोटो आ गई है, मेरा जीवन बर्बाद हो गया, लेकिन मेरे भाई-बहन हैं, मेरी छोटी बहन है, उसकी शादी करनी है। बरखा मैम मैं नहीं ये कर सकता, मैं सॉरी फ़ील करता हूँ। मतलब और ये ऐसे तो सैकड़ों मतलब केस ये होते हैं। सोसाइटी का आजकल मिरर है। यस, ज़ोमैटो वाले लड़के का क्या हुआ? भाई बेचारा, क्या-क्या होता है इन लोगों का, ब्रेड अर्नर अकेला, एक बहन वर्कर। उसकी, और बोलते हैं ना हम बड़े गरीब के साथ हैं, गरीब लाओ हम तुमको गरीब की कहानियाँ, इतनी गरीब की कहानियाँ सुनाएँगे, आप हैरान हो जाओगे। बेचारा जो है अकेला अपनी बहन को पीएचडी करा रहा, पिताजी की मृत्यु हो चुकी। अब जो माँ है वो बूढ़ी है, अकेला कमाने वाला है, सबने लगा दिया भैया ही नाक तोड़ दी, डिलीवरी बॉय ने हंगामा खड़ा हो गया था पूरे भारत बिल्कुल, वर्ष में। बिल्कुल, बिल्कुल।
सच्चाई बताती हूँ। हमने तो फर्स्ट डे ही उसको कॉल किया, भाई मैं 10 कॉल किए, वो रोता ही रहा, रोता ही रहा, रोता ही रहा, वो बात ही ना करे। बड़ी मुश्किल से तो उसको समझाया कि भाई हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। कह रहा है एक महिला मार पीट रही है, कह रही है साथ खड़े, में तो समझ ही नहीं आ रहा क्या हो क्या रहा है मेरी जिंदगी में। खैर उसने जी अपना सारी बात बताई, हमने भी उस बात को मीडिया में रखा और बहुत लेख भी लिखा है मैंने उस पर। और फिर आप ये देखिए कि फिर जो अपना सोनाक्षी जो सिन्हा एक्ट्रेस हैं और तमाम लोग पूरे इसमें कि हम खड़े हैं इसके साथ। खैर जिधर टीआरपी मिलता है उधर बॉलीवुड तो चले ही जाते हैं। खैर आज की डेट में आपको बताती हूँ क्या हो रहा है। उस टाइम जोमेटो ने उसे निकाला नहीं, इतना प्रेशर आ गया था 50%। आप बताइए डिलीवरी बॉय को 50% दोगे तो मिलेगा क्या उसको। लेकिन लॉयर्स ने और तमाम लोगों ने उसके ऊपर दबाव बनाया केसेस वापस लेने का। उसे केस भी नहीं लड़ने दिया। वो लड़ना चाहता था, मैंने उसे कहा था मैं आखिरी दम तक तेरा साथ दूंगी चाहे जिस तरीके से मर्जी, लेकिन वो लड़ भी नहीं पाया। उसका केस इन्होंने बंद करवाया। दूसरा बताती हूँ, यहाँ अपना रोहतक में किसान, पूरी दुनिया किसान किसान किसान, अन्न देवता अन्न देवता अन्न देवता अन्न देवता। तब तक अन्न देवता रहते हैं या किसान रहते हैं जब तक तुम्हारे फायदे में रहें। जितनी पॉलिटिकल पार्टी से यही कहती है ना। उस अन्न देवता के पास क्यों नहीं गए थे। उसकी बहन ने हमें कॉल किया रोहतक में, दीदी भाग के आ जाइए, जल्दी आ जाइए, दीदी दीदी जल्दी आ जाइए। हम लोग फटाफट 8-10 लोग गए रोहतक। मैं कहा क्या हुआ भाई, लेटा हुआ मरने वाला है वो तो रोहतक पीजीआई में भाई मेरा। देखिए देखिए क्या हुआ, अन्याय हो गया, अनर्थ हो गया, हमें बचा लीजिए, हमारे भाई को बचा लीजिए। अंदर गए, एफआईआर दर्ज हुई है? नहीं नहीं दीदी एफआईआर वगैरह तो कुछ नहीं दर्ज, यहाँ तो पुलिस वाले सुनते ही नहीं है। अधमरी हालत में मरने के क्या केस था वो केस ये था कि उसकी पत्नी ने, जो लड़का लेटा हुआ, उसकी पत्नी, उसकी सास, उसकी साली ने 3 पैकेट लाल मिर्च के डंडे से उसके प्राइवेट पार्ट्स में ठूस दिए और जिससे उसकी आंतड़ियां टूट गई। ये निर्भया जैसा केस है, लेकिन निर्भय के साथ हुआ इसलिए कोई नहीं जानता, कोई नहीं बात करेगा इसके बारे में। नोबडी इज अकाउंटेबल। वैसे अकाउंटेबल निर्भया क्या तो डिबेट में सुनती हूँ। निर्भया क्या तो जस्टिस वर्मा कमेटी बन गई, लोगों ने अलग कानून बना दिया। यहाँ तो रिपोर्टिंग ही नहीं हुई। फिर उसके बाद जी बहुत भाग दौड़ करके एक खान साहब थे, हम उनके पास गए और हमने प्रोटेस्ट किया। फिर उन्होंने इसके ऊपर केस, तब तो एफआईआर लिखी है। किस सेक्शन में लिखा है एफआईआर इतने वीक सेक्शंस में लिखी। उसी की स्टोरी आपको बता रही हूँ। हमने कहा नहीं, तुरंत इसको एडमिटमेंट टू सुसाइड, तो मर्डर कर रही थी लड़की, तुरंत इसको गिरफ्तार के कहा अरे चिंता न करिए। अरे बरखा जी आप वहां से दिल्ली से उठ के क्यों आ गई? खान साहब मुझे उठ के कह रहे हैं। मैंने कहा सर अगर आप एफआईआर लिख देते तो हमें आने की जरूरत ही ना पड़ती। खैर आप लिखिए। अरे आप जाइए हम लिख। अभी मैं 1-1.5 घंटा निकली थी रोहतक से, तो 2 घंटे हुए होंगे तो आ गया फोन उसकी बहन का कि अरे वो लड़की तो गांव में घूम रही है, टहल रही है, हंस हंस के वीडियो बना रही है, उसको तो कुछ नहीं हुआ। मैं बोली ये क्या हुआ? दोबारा गई, एसपी साहब से मिली और मैंने कहा कि भैया छोड़ क्यों दिया था? बोले बेल तो हो ही जाती है, बेल राइट है। मैंने कहा बेल राइट है? अबेटमेंट टू स्टडी ने मर्डर किया है इस लड़के का, सारी जिंदगी बर्बाद कर दी उसको। पता नहीं वो जीवित रहेगा भी कि नहीं रहेगा, और रहेगा तो खाएगा क्या पिएगा क्या, उठ भी नहीं सकता वो तो। तब उन्होंने उसको पूरे परिवार को गिरफ्तार किया क्योंकि ऑलमोस्ट मर्डर हुआ। ये मर्डर ही है। लेकिन वो आदमी बच गया, लेकिन वो बचा भी किस काम का है? पहले तो इतना गरीब, शशांक जी अमीरों का तो गुजारा होना मुश्किल है, वो बेचारा इतना गरीब था। उसके घर में तो वही पशुपालन का छोटा सा काम था उसका, और किसान था। किसान कितने को अमीर होते हैं, और छोटा सा किसान था। और उसके तो बहन बता रही थी इसके तो कुछ भी नहीं है पल्ले में, और बेचारा बहुत गरीब है। हम आज भी उनसे कभी कभी बात करते रहते हैं, हालचाल पूछते हैं, कहती है बहुत ही बिगड़ी हुई सिचुएशन है। रोहतक गर्ल्स में भी तो यही हुआ था, वो भी तो रोहतक के थे। और ये तो आप फिर भी शादी के बाद का बता रही है। ये जो कंसेंसुअल सेक्स वाला जो मामला है, जो अब रेप की धारा में आता है, पहले 376 में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की वजह से आया, हाई कोर्ट के ऑर्डर्स की वजह से, और अब भारत सरकार ने अलग से सेक्शन 69 बीएनएस भारतीय न्याय संहिता में डाला है। आपको क्या लगता है कि क्या वो सही है, या कभी कभी सही हो सकता है? क्योंकि मैं जब पढ़ता हूँ उस सेक्शन को, तो डिसीटफुल मीन्स ऑफ हैविंग सेक्सुअल रिलेशन, तो किसी ने अगर नाम बदल के लव जिहाद किया तो जस्टिफाइड लगता है। लेकिन क्या अगर 2 व्यक्ति आपस में प्यार कर रहे हो तो क्या वो भी रेप हो सकता है या होना चाहिए? देखिए सबसे पहली बात तो बता दूं मैं कि 21वीं सदी में हम रह रहे हैं। ये कॉन्सेक्सुअल सेक्स रेप कैसे होता है? लेकिन
जैसे ही लड़की रेप कहती है, लड़के का करियर खत्म, लड़के की बेइज्जती, लड़के की इतनी ज्यादा मानसिक प्रताड़ना हो जाती है और लड़के को जो एकदम भय का वातावरण आ जाता है। उसके माँ बाप, उसके भाई बहन सब साथ छोड़ देते हैं। माँ बाप तो फिर भी थोड़ी देर खड़े रहते हैं। लॉयर के पास जाता है, लॉयर भी बहुत बहुत डराते हैं और बहुत पैसे ऐंठते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो वो इतना भयभीत होता रहता है कि कई बार तो वो मर ही जाता है। अभी आपको बताती हूँ, मीडिया का ही एक केस बताती हूँ, जहाँ पर एक बहन ने मुझे कॉल किया और बहुत ज्यादा रोती रही, क्योंकि उसको लग रहा था कि मैं कॉल ही नहीं लूंगी, क्योंकि 3-4 कॉल कर चुकी थी, मैं कहीं ना कहीं बिजी थी, मैं उठा नहीं पा रही थी और वो सोच रही थी कि शायद बस मैं ही सब कुछ ठीक कर दूंगी। मैंने बहुत बार बोला है कि मैं नहीं, सरकार ठीक करेगी। सरकार को गुहार लगाओ और सरकार को मजबूर करो। दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। खैर, उस बहन की स्टोरी बताती हूँ आपको। उसकी पिताजी की मौत हो चुकी है कोविड में, और इसकी माँ जो है वो डायलिसिस होता है उनका, तो वो हर दूसरे तीसरे दिन जो भी प्रक्रिया होगी उसमें डायलिसिस में जाती हैं। अब उनके भाई का, इस लड़की के भाई का किसी के साथ अफेयर चल रहा था, बस अफेयर ही था, कुछ नहीं था। और तो लड़की ने कहा कि पैसे दो, लड़के को बोला, तो लड़का कुछ कमाता धमाता था नहीं, बहन मीडिया में थी। अब लड़के ने कहा कि भाई मेरे पास तो पैसे नहीं है, बस थोड़े बहुत हैं, वो ले ले तू। उसने कहा कि जहां से मर्जी लेके आ और पैसे लेके आ, ये तो पैसे तो चाहिए। 20-25 हजार रुपए मांगे थे। वो खैर 20-25 हजार रुपए नहीं ला पाया, तो उसने धमकी दी कि मैं रेप डालूंगी। उसने सोचा शायद मजाक कर रही है, मेरे साथ रहती है, ऐसे ही मजाक कर रही है, कह रही है अगर पैसे नहीं लाए तो रेप डाल दूंगी तेरे पे। ऐसा रोज हो रहा है, स्कूल कॉलेजेस में भी हो रहा है। तो खैर उसने नहीं दिया, उसने जी पुलिस बुला ली, तिहाड़ जेल में बंद। अब जो माँ डायलिसिस पे जा रही थी, वो पता है बहन को क्या मजबूर की? बहन को बोली तू अपने आप को बेच डाल, घर बेच डाल, जो मर्जी कर, मेरे को बेच डाल, सब कुछ बेच डाल, लेकिन मेरे को लड़के की शक्ल एक बार दिखा दे, क्योंकि मैं तो मर जाऊंगी। हो सकता है मैं तो डायलिसिस टेबल पे मर जाऊं, लेकिन मैं अपने लड़के को एक बार गले लगाना चाहती हूँ। उसको तो बुला दे, तू उसको एक बार बुला दे। आप देखिए आगे का, देखिए उन्होंने किसी तरीके से बात करी कि भाई कॉम्प्रोमाइज कर लो। उस लड़की ने 50 लाख रुपए मांगे कॉम्प्रोमाइज करने। 50 लाख रुपए? 50 लाख। और ये मैं आपको बता रही हूँ लोअर मिडिल क्लास की फैमिली है। मतलब कोई आकलन भी नहीं कर रहे हैं कि किससे मांग रहे हैं। 50 लाख रुपए। अब इस लड़की के पास जो सामान था वो कोई है ही नहीं, 50 लाख रुपए का कुछ है ही नहीं। इसने फिर भी उधार गांव से कहां से करके कि अपनी माँ की आखिरी इच्छा अगर मर गई तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, कि भाई अपनी माँ की इच्छा नहीं पूरी कर पाई एक बेटी। उसने लाया 40-50 लाख का इंतजाम किया, अब उसको दिया। ये सब कैश में मनी लिया उसने, और तब उसने बोला कि नहीं, ये रेप वापस ले रही हूँ, ये कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं था हमारे बीच में, कोई मन मुटाव हो गया था, उसमें गुस्से में मैंने बता दिया। अब ये देखिए ऐसे केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, तो लड़कियों को सजा ही नहीं मिलती। मैंने तो सुषमा जी को बहुत पहले कहा था, जब मैं स्वराज जी की बात बोली, हमारी आदरणीय सुषमा स्वराज जी को मैंने अनेकों बार मिला है, और मैंने 498 जब मैंने कहा कि स्क्रैप करवा दीजिए मैम, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, और सुप्रीम कोर्ट भी इसके ऊपर कई बार बता चुका है, और अनेकों घर बर्बाद हो रहे हैं। यहाँ तक कि जब मैं कानून मंत्री से मिलने गई थी, सदानंद गौड़ा जी से, तब उनसे भी ये बात कही थी, तो उन्होंने कहा कि सारे कानूनों का मिसयूज होता है। तो मैंने कहा सर एक कानून बता दीजिए जिसमें पूरा परिवार जेल में जा रहा है, एक बता दीजिए। लेकिन अब तो मेरे ख्याल से अनिश कुमार की जजमेंट के बाद वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के बाद तो अब ये एटलीस्ट नहीं हो रहा है। जी, ये अभी नहीं हो रहा, लेकिन अब भी कई जगहों पे ये हो रहा है। अच्छा, वायलेशन? बिल्कुल, हाँ, वायलेशन होते हैं और हर जगह पे होते हैं, और जो डराया धमकाया जाता है और पैसे ऐंठे जाते हैं, वो तो बहुत ही कॉमन है। आप कई मैंने केसेस देखे हैं जहाँ से लिफ्ट में छोटी-मोटी लड़ाई हुई, उसके बाद रेप डाल दिया, और पुलिस स्टेशन के बाद वहाँ पे एक्सटॉर्शन हो रहा है। क्योंकि हम रेप की बात कर रहे हैं और बड़े-बड़े केसेस की बात कर रहे हैं, तो एक और मामला अभी चल रहा है, सेंगर का मामला, जो उत्तर प्रदेश से आता है कि एक सिटिंग एमएलए के ऊपर में गैंग रेप का आरोप लगता है। सिटिंग एमएलए बहुत दिन तक कोशिश करते हैं कि एफआईआर ना हो, इवेंचुअली एफआईआर होता है। इस बीच में जो विक्टिम है उसके पिताजी की हत्या हो जाती है, उसके भाई पे अटैक हो जाता है, उसके वकील को मार दिया जाता है, और अब सेंगर साहब जेल में है क्योंकि उनका जो केस है पूरा ट्रांसफर होकर दिल्ली आ गया और दिल्ली में उनको कन्विक्ट किया गया है। रिसेंटली उनको दिल्ली हाई कोर्ट ने बेल दिया, सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस किया। मैंने भी उसके सपोर्ट में बोला कि भाई 7.5 साल से जेल में, तो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस कोई बड़ी बात नहीं, केस चलना चाहिए। लेकिन आपका स्टैंड उसमें थोड़ा अलग रहा है, तो आपके हिसाब से ये क्या मामला है और क्यों नहीं सेंगर के ऊपर में कार्रवाई और स्ट्रिक्ट होनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ से शुरुआत करती हूँ कि ये जो उन्नाव पीड़िता है,
इसको मैं एक्सपोज करूंगी, मैं ऑलरेडी बहुत एक्सपोज कर चुकी हूँ। अच्छा, विक्टिम की बात कर रहे हाँ, हैं आप? विक्टिम की बात करें, उसको मैं ऑलरेडी बहुत एक्सपोज कर चुकी हूँ, आपको बताती हूँ वो कैसे। लेकिन आपको ये बता दूं कि इन्होंने माइनर बताया अपने आप को, पॉक्सो का केस लगा है, जबकि एम्स की रिपोर्ट ही कहती है कि ये माइनर नहीं थी उस टाइम। दूसरी बात, बट इनकी पॉक्सो का जो सेक्शन है, हम्म, पॉक्सो का अगर प्रोविजन पढ़ें तो पॉक्सो कहता है कि अगर आपके पास प्राइमरी एविडेंस है, कोई डॉक्यूमेंट है, तो आप सेकेंडरी में जाते ही नहीं है। इनफैक्ट आसाराम बापू वाले केस में भी वैसा ही हुआ है। तो यहाँ पे हम एम्स की रिपोर्ट की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एम्स की नहीं, और भी बहुत सारे जहाँ पे इन्होंने स्कूल सर्टिफिकेट, वहां पर भी जो डेट लिखी है, तो बहुत सारे प्रूफ्स हैं ये प्रूफ करने के लिए कि लड़की नाबालिग नहीं थी। दूसरी बात, आप ये बताइए, मैं अगर मान लेती हूँ कि लड़की नाबालिग थी 1%, हम्म तो कौन अपनी लड़की को रात के 10 बजे किसी के घर में नौकरी करने के लिए भेज रहा है? 6वीं 5वीं 6वीं पढ़ी थी सिर्फ, कौन भेज रहा है? आप भेजेंगे अपनी लड़की को? आप भेजेंगे? कोई भेजेगा? 6वीं पास, और नौकरी देगा भी क्या? कौन सी गांव में भी बताइए, मैं खुद से गांव में बहुत बार जाती हूँ, गांव में भी कौन अपनी लड़की को भेज रहा है ये? और फिर उसके बाद इतने सारे बयान बदले, और फिर जो बाकी के लोग थे वो सब, उनको कैसे बाइज्जत बरी कर दिया कोर्ट ने? मतलब ये तो बताइए बाकी लोग कौन थे इसमें, बहुत कैसे इन्वॉल्व सारे, हुए? शशि है, क्योंकि शुभम है। मेरे ख्याल से हाँ, शशि जो है वो शशि महिला है, महिला है, और गैंग रेप में उनका भी नाम था। उनका भी नाम है, हाँ। क्योंकि वो माँ है, वो ही ले जाती थी रोज, वही रोज ले जाती थी, कभी कहती थी कानपुर नौकरी, और उनको कोर्ट ने बरी कर दिया। ऐसा हो सकता है कि वो सब बरी हो गए, बस यही रह गए सिंगर? और उनकी इतनी ज्यादा कॉल डिटेल्स में, वो जिस टाइम कह रही है रेप हुआ, उस टाइम वो बातें कर रही है लगातार फोन पे, तो फोन पे बात करते करते भी rape बट हो जाता है। एक बात ये भी तो हो सकता है कि क्या पता सही समय का अंदाजा ना लगा हो। अरे भाई, उनके ने 3-4 बार तो समय बदल लिया, कितनी बार समय बदलोगे? इसी को तो कॉन्ट्रडिक्शन कहते हैं, इसी को तो कहते हैं जब बंदा झूठ बोलता है। एक झूठ बोलने के लिए 1000 झूठ और बोलने पड़ते हैं, सीधी सी बात। खैर चलिए, अगर मैं कहूंगा, हमने तो पहले भी कोर्ट पे ऊपर, हमारा तो पूरा विश्वास कोर्ट पे है, कोर्ट में चल रहा है केस, मेरे को तो आज भी कोर्ट पे पूरा विश्वास है, और मैं इस केस में नहीं, हर देखिए, केस में तो कहती इस केस में अगर मान लो माइनर वाला एंगल छोड़ दें हाँ, एक बार के लिए, हाँ, और मान लीजिए टाइम वाला एंगल भी एक बार के लिए साइड रख दें, क्योंकि टेक्निकलिटीज हो लोकेशन गई। भी तो नहीं थी, हाँ, क्योंकि उसमें ये हो वो रहा तो था कि बहुत दूर थे, क्यों कह रहे 17 किलोमीटर दूर से। और इतने में 1 मिनट में तो उधर से आ नहीं सकते, तो कुछ भी नहीं मैच हो रहा। देखिए, एविडेंसेस तो होंगे लेकिन। एविडेंसेस, वही तो बोल रही हूँ कि एविडेंसेस के बिना पर भी दिल्ली हाई कोर्ट ने उनको बेल दी। अब मैं गई जंतर मंतर संडे को, एक्चुअली मैं भी देख रही थी मीडिया में कि बड़ा हलचल सी चल रही है कि कभी इंडिया गेट पे कुछ कर रहे हैं, कभी दिल्ली हाई कोर्ट की ऑब्जर्वेशन के बाद, अभी जो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस हो रहा था। नहीं सस्पेंशन नहीं, दिल्ली हाई कोर्ट ने जब बेल दिया, हाँ, वही मैंने देखा कि correct। हाँ, सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस के बाद, जी। सही कह रहे हैं आप। तो मैंने देखा कि मतलब चल क्या रहा है, कभी कह रहे हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट का घेराव कर रहे हैं, कभी कह रहे हैं जब भी पार्लियामेंट में जाएंगे जबरदस्ती। नहीं, क्यों जाएंगे पार्लियामेंट में जब पार्लियामेंट चल ही नहीं रही है? तो क्यों, मतलब मैंने कहा कि क्या गुंडई क्या चल रही है भाई? मतलब क्या, क्यों अनरेस्ट सा क्यों क्रिएट किया जा रहा है? दिल्ली हमेशा से खुशहाल अच्छे से चल रही थी, ये अनरेस्ट सा काहे के लिए क्रिएट कर रहे हैं? और इनको तो कोर्ट में, न्यायालय पे विश्वास है, तभी तो वहां पे खड़े हैं, और इनका चल रहा है। अब दिल्ली हाई कोर्ट ने जो अपनी प्रोटेस्ट करने का अधिकार तो सबके पास है। हाँ, तो अधिकार तो है, लेकिन आप जबरदस्ती पार्लियामेंट में घुस जाओगे? अब भैया अधिकार है तो कहाँ करना है प्रोटेस्ट, वो भी तो पता है ना हम लोगों को। तो खैर, जब आप जंतर मंतर पे जिस दिन बुलाए, तो मैं भी वहां पे गई हुई थी, तो मैंने वहां पर, सभी लोग वहां पर थे। एक तो पहला पूरा हुजूम मेरे पर आकर के गिर गया, और मैंने उस आने से पहले, मैं तो पहले पहुंच गई थी, इन लोगों के आने से पहले मैं वहां थी, तो मैंने इनके पास जाकर के बोला है कि मुझे आपसे बात करनी, मुझे आपसे बात करनी। कोई बात नहीं करी पीड़िता ने मेरे से, मैंने 2-3 बार रिपीट तो किया। कैसे करेगी आपका, मैंने एक फोटो वायरल उस टाइम तक मेरी फोटो नहीं थी जंतर मंतर पे। ये लोग जितने बजे पहुंचे हैं, ये लोग पहुंचे हैं तकरीबन 12:30-1 बजे, उससे पहले मैं वहां पहुंची थी। मैं तब गई, 1 बजे आए ये लोग, मैं तब गई, और मैंने इनको बोला कि मुझे आपसे बात करनी है, मुझे योगिता भयाना ने देखा भी है कि मैं वहां खड़ी हूँ, लेकिन इनमें से कोई भी नहीं आया। फिर उसके बाद जब मेरे पास, फिर मैंने सोचा जब ये लोग मिल नहीं रहे, तो फिर मैंने वो अपना पोस्टर निकाला, जिसमें बहुत कुछ लिखा था, सिर्फ यही नहीं लिखा था कि आई सपोर्ट सिंगर, लेकिन कि रेप पर राजनीति मत करो, जो बेल है वो अधिकार है, बेल इज अ राइट, फंडामेंटल राइट, ये सब भी लिखा हुआ था उस पे, सिर्फ यही नहीं लिखा हुआ था। और फिर तो जो लोग मेरे पर आए हैं, और फिर सवाल जवाब, 100 लोग खड़े हैं, और नहीं, इसको थोड़ा सा और समझना चाहता हूँ मैं कि जब आरोप लग रहा है कि पीड़िता का बलात्कार हुआ है, या उसकी फैमिली को मारा गया है, ऐसे केस में क्या लगता है आप, मतलब आप क्या कर रही हैं? आप सबको डिफेंड कर रही हैं, सारे एक्ट को डिफेंड कर रही हैं,
आपको लगता है कि सेंगर की कोई गलती नहीं? नहीं, मैंने कहीं पे भी नहीं कहा कि सेंगर ने दोष नहीं, क्योंकि आपका जो फ्लैग है उसपे लिखा हुआ है कि आई सपोर्ट उसको मैंने स्पष्ट किया है मीडिया के सामने पे कि जो बेल मिली है 7.5 साल वो जेल रहे आए हैं, बेल मिल गई है और ये कोर्ट ने दी है, बरखा त्रेहन ने नहीं दी है। तो कोर्ट पे पूर्णतः हमें विश्वास, और जो संविधान की किताब लेके पूरी दुनिया में, वो तो खैर सुप्रीम कोर्ट ने उस पे स्टे लगा दिया। हाँ, बट मेरा प्रश्न कुछ और है, वो बात की बात। बट मेरा प्रश्न कुछ और है। मेरा प्रश्न है कि आपने कहा कि आप विक्टिम को एक्सपोज करेंगी, अभी कर रही हूँ विक्टिम को, और आपने कहा कि आप सिंगर के साथ हैं, तो आपको लगता है कि रेप नहीं हुआ है? मैंने ये कहा कि जो न्यायालय में चल रहा है केस वो चलता रहेगा, निर्दोष है सिंगर, मैंने ऐसा कहीं नहीं कहा, वो कोर्ट का काम है, मेरा काम नहीं है। लेकिन जो 8 साल की बेल हुई बाद हुई उसको बेल, मैं उसे सपोर्ट करती हूँ, सस्पेंशन को सपोर्ट करते हुए मैं वहां गई हूँ, ये उनका राइट है। नहीं ठीक है, बेल पे तो मैं समझ में उनका राइट है। और बता दूं आपको उसके बाद क्या हुआ कि हम वहां पर जंतर मंतर पे मैं 1-1.5 घंटा लगातार बात कर रही हूँ। उसके बाद जो है मैंने कहा कि मुझे अब मेरी गला चोक हो गया। यहाँ देखिए किसी का नाखून का निशान भी लगा, क्योंकि एकदम से सब कूद पड़े थे मेरे ऊपर, क्योंकि पता नहीं मैंने दुनिया से कोई अनहोना काम कर दिया था, कोई बहुत अनहोनी बात कर दी थी। कि उनका बेल का राइट नहीं है, वैसे अफजल गुरु का राइट है और बहुत सारे लोग हैं जिनका राइट है, बुरहान वानी का भी राइट है, लेकिन इनका राइट नहीं। लेकिन अफजल गुरु और बुरहान वानी को भी कहाँ बेल मिला? कितने लोग खड़े हुए थे, कितने लोग खड़े थे, 2:30 बजे तक कोर्ट भी खुलता है टेररिस्ट के लिए, उन सबके राइट्स होते हैं। ये एंटी जो हमारे सोशल एलिमेंट्स सबके राइट्स होते हैं, लेकिन इनके मतलब उमर खालिद का चल ही रहा है, इन साहब के राइट्स नहीं थे। खैर अभी तो देखिए आपकी यहाँ पर कितनी बड़ी विडंबना ये है कि उसके बाद मैंने पुलिस वालों से 10 बार 15 बार 20 बार रिक्वेस्ट किया, बहुत बार रिक्वेस्ट किया कि मुझे ना पीड़िता से मिलना है। उन्होंने बोला कि वो बहुत एग्रेसिव है, वो बहुत गुस्से में, वो बहुत नाराज हैं, वो आपको खुद भी मार पीट सकते हैं, गाली वाली दे सकते हैं, हम आपको नहीं मिलने देंगे। मैंने कहा सर हमें मिलना है उनसे। उन्होंने बिल्कुल मुझे कहा कि आप तो कानून को मानती हैं, आपने ऐसा कहा था अभी, आप प्लीज चले जाइए। फिर मैं वापस आ गई। तो पीड़िता ने आपसे बात नहीं की? पीड़िता ने मुझसे बात नहीं करी। उसके बाद मुझे बहुत सारे लोग वीडियोस भेज रहे थे और मैं सोशल मीडिया से दूर हो गई, क्योंकि बहुत ही टॉक्सिक एनवायरनमेंट, हेट का एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया था। वो मैंने देखा आपके अगेंस्ट में एक कैंपेन तरीके की चलाने की। कैंपेन टूल किट बिल्कुल एक्टिव हो गया था, कैंपेन चलाया गया जहां पे मुझे इतना कोसा गया, मेरा रेप हो, मेरा मर्डर हो, सभी लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं और सभी लोग मतलब जैसे मैं एक बहुत बड़ी डेविल बना करके पेश किया, मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं। मैंने वहां पर भी लोगों मतलब ऐसे देश में जहाँ पे कि अफजल गुरु को भी वकालत मिल रही है, अगर आपने सिंगर के फेवर में एक लाइन बोला या आपने कहा कि बेल उनका अधिकार है, तो आपको इस तरीके की धमकियां मिल रही हैं। और उसके बाद वहां पे ही लोग मुझसे फोन करके पूछ रहे हैं कि आपने ये पॉपुलैरिटी के लिए किया है ये सारा कुछ। तो मेरा ये जवाब था शर्म करो, पॉपुलैरिटी। यहाँ पर तो मैं अपशब्द भी, यहाँ पे जो गालियां दी है ना वो यूज नहीं कर सकती। सेंगर की रखेल, सेंगर की गर्लफ्रेंड, और कोई हिंदी की गाली नहीं होगी जो बुरी से बुरी गाली, वो सब सुनी है मैंने। और ये महिलाओं के प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं। और ये मुझे गालियां मिली हैं, मुझे सिर्फ गालियां मिलती हैं। जो फेम, पैसा, सब कुछ मिलता है वो योगिता भयाना जैसे लोगों को मिलता है या रेप पीड़िता को मिलता है। जो भी मिल रखा है उसको सारी दुनिया जानती है। अब तो सब कुछ उजागर हो चुका है। जो कहती है सीआरपीएफ नहीं मिली, उसको सीआरपीएफ के जवान मिले हुए हैं, सिक्योरिटी के लिए सब कुछ मिला हुआ है, सारा देश उनके साथ खड़ा है। लेकिन अभी आप देखिए उसके बाद क्या हुआ, ये सारी हेट मैं देख रही थी। उस बीच मुझे 2-3 लोगों की कॉल आया कि एक पर्टिकुलर वीडियो देखो, क्योंकि मैं देख ही नहीं रही थी। मैं कह रही थी कि मैं तो पागल हो चुकी हूँ, मैं पूरा अपना संतुलन खो चुकी थी दिमाग का कि मैंने इतना गलत कर क्या दिया है। तो उसके बाद मुझे लगा कि ये अब मुझे स्टेप इन करना पड़ेगा, और मैंने एनसीडब्ल्यू वगैरह को सबको टैग करके ट्वीट किया, आप देख सकते हैं। हाँ नहीं करेक्ट, मैंने देखा था जिसमें आपने कहा था कि आप पे जो हेट अटैक्स हो रहे हैं उसको रोका जाए। बहुत ज्यादा है। उससे पहले मैंने वीडियो देख ली थी पीड़िता की, जहां पीड़िता ने कहा, सवाल था कि बरखा त्रेहन जो यहाँ आई थी, आपको उसके बारे में क्या कहना, ऐसा एंकर ने, एबीपी न्यूज के एंकर ने पूछा। तो जब एंकर ने बरखा के बारे में पूछा तो आपका जवाब भी बरखा के ऊपर ही आया ना। तो उस जवाब में वो कहती हैं ऐसी महिलाओं के रेप होते हैं। अच्छा, मतलब वो इंस्टिगेट कर रही है। और ये विक्टिम ने बोला, ये उन्नाव पीड़िता ने बोला। अब आप देखिए कि अगर उन्नाव पीड़िता ने रेप हुआ होता उसका, अगर उस पीड़ा को 1% भी सहा होता, तो क्या वही कामना वो दूसरी महिला के लिए करेंगी? जवाब दीजिए। मतलब उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है? ये स्टेटमेंट दिया, और आप देख सकते हैं
और इनकी ओडेसिटी देखिए, तो horrific हिम्मत है ये तो। देखिए, इनकी हिम्मत देखिए, और इन पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर की भी हिम्मत देखिए, और रेप पर राजनीति करने वालों की हिम्मत देखिए। और ये जो फंडिंग आ रही है जिन एनजीओ की, बहुत सारे एनजीओ थे, उन सबकी जांच होनी चाहिए, सारी पॉलिटिकल पार्टीज की भी जांच होनी चाहिए जो इनके साथ खड़ी हैं, कि वो ये चाहती थी कि इंस्टिगेट कर रही थी। लाखों लोगों ने ये वीडियो देखी है। अब मेरा सड़क पे जाना कितना मुश्किल हो गया। आखिरी मुझे जब मैंने ये एनसीडब्ल्यू का भी इंतजार किया, कोई नहीं आया, मुझे एफआईआर लिखानी पड़ी। ये रही आपने एफआईआर लिखी है? ये सॉरी, अभी कंप्लेंट है, एफआईआर में हाँ। तो अभी नहीं तब्दील हुई। डायरी नंबर आपको मिल जी डायरी नंबर मिल गया है। तो मुझे ये कंप्लेंट लिखानी पड़ी पुलिस स्टेशन जा करके। मैंने पुलिस से कहा सुरक्षा तो दो, अभी दूर छोड़ो, तो एफआईआर भी नहीं लिखी गई। तो मतलब एक महिला का इतना अपमान कर दोगे, एक महिला का जीना हराम कर दिया। तो आपके पास तो महिला आयोग का संरक्षण होगा? कौन सा महिला आयोग? मैंने एएनआई पे खुल के बोला है, कोई नहीं आया। मैंने ट्वीट्स में खुद बोला है, मैंने उसके बाद कितनी ट्वीट्स डाली है कि मेरी जान को खतरा है, अगर मुझे रेप करके कोई ये फेंक दे कहीं पे भी, इनके कहने पे कोई भी फेंक दे, तो उसकी जिम्मेवार सिर्फ ये होगी, उन्नाव पीड़िता होगी, अगर मेरे साथ कुछ भी गलत होता है। क्योंकि सॉरी भी दो इसमें मैं जो सिंगर साहब है उनकी बेटी का भी स्टेटमेंट देख रहा था, ऐश्वर्या नाम है उनका शायद, उनका स्टेटमेंट देख रहा था। उन्होंने एक लेटर लिखा है होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को, ये कहते हुए कि मुझे लगता है कि जो 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 पीड़िता हैं वो शायद सुरक्षित नहीं है, उन पे अटैक हो सकता है और आपको उनको सुरक्षा देखनी चाहिए, नहीं तो कल पे हम पे आरोप लग सकता है। देखिए, ये तो कोर्ट ने ही कहा था हाँ। कि वो पूरी निश्चित कर रहे हैं उनकी सुरक्षा, लेकिन वो ड्रामा तो वो क्रिएट करती रही ना पूरे टाइम कि हमारी सुरक्षा नहीं है, हमारी सुरक्षा। अरे उनकी सुरक्षा के लिए तो सारा तंत्र काम कर रहा है, सारी जुडिशरी, सारी पुलिस, सीआरपीएफ लगी हुई है, सारे यूपी पुलिस, तमाम सब लोग लगे हुए हैं, उनको सुनी की तो बात सुनी जा रही है। लेकिन यहाँ मेरी सुरक्षा का क्या हुआ? मुझे तो कोई मार काट के रेप कर देगा और फेंक देगा, सिर्फ और सिर्फ उन्नाव पीड़िता मेरे रेप की जिम्मेवारी होगी उसकी, वो ही जिम्मेदार है और कोई जिम्मेवार नहीं है। मेरा मर्डर होता है या मेरी फैमिली के साथ कुछ गलत होता है तो सिर्फ और सिर्फ तो आपने पुलिस को जो रेप कंप्लेंट दिया, पीड़िता। आपने जो पुलिस को कंप्लेंट दिया, पुलिस ने कोई सुरक्षा वगैरह प्रोवाइड किया आपको? कुछ नहीं, अभी तो एफआईआर भी नहीं लिखी पुलिस ने। हमारे देश की पुलिस कौन सी, आपको लग रहा है कि मेरे साथ खड़ी, वैसे तो महिला महिला करते रहते हैं, कहाँ गए अब महिला गैंग वाले, कहाँ गए वो? हमें बताइए ना। एक्टिविस्ट योगिता भयानक महिलाओं के लिए लड़ती है ना, रेप पीड़िता कह रही है कि इंस्टिगेट कर रही है सबको कि इनका ऐसी महिलाओं का रेप होना चाहिए। अब इंस्टिगेशन के बाद किसके दिमाग में क्या क्या चल रहा है, क्या तो मैं तो नहीं जानती ना। और मैं तो सड़क पे चलने वाली, मैं तो साधारण पुरुषों का मदद करती हूँ, उनकी माओ और बहनों की पीड़ा समझती हूँ और उनके लिए काम करती हूँ। मेरे को कोई 1 रुपया फंडिंग नहीं आती, मेरे को कोई 1 रुपया कहीं तो से भी फंडिंग बढ़कर नहीं ये जो पूरा जो चल रहा है, सिर्फ यही केस नहीं बट इन जनरल जो ये पूरा एनवायरनमेंट इंडिया में है कि रेप का केस हम लगा दे, जो अदरवाइज बहुत संगीन धारा। आज ही का देख लो, आज ही का देख लो, वकील साहब पे लगाया। ये अपने राजस्थान का के बागडोर था, 40 लाख रुपए मांगे थे वकील साहब के से, वकील साहब के साथ कॉन्सेक्सुअल सेक्स किया, आज ही का केस है। और फिर उसके बाद उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग उन्होंने कर ली और उसको बोला कि 40 लाख रुपए दे। अब वकील साहब तो वकील साहब थे, वकील साहब सीधा थाने गए, वहां अपनी बात रखी, फिर उनको अरेस्ट करवाया। ये तो मतलब एक तरह से एक्सटॉर्शन हो गया। ये सब जगह एक्सटॉर्शन चल रहा है। जयपुर में एक वकील साहब है, उनका भी कॉल आता रहता है, उन्होंने तो खैर लड़की को अरेस्ट करवा दिया है, जिन्होंने उनके ऊपर भी उन्होंने ब्लैकमेलिंग, अच्छा, एक और रेप का केस डाला। एक और चीज मैंने पढ़ा है कि आजकल ये भी चल रहा है एक स्कैम की तरह कि एक ही लड़की कई सारे अलग अलग पुरुषों के ऊपर में कंसेंशुअल सेक्स कम रेप का केस लगाती हैं। एफआईआर है 17 17 ये तो मैं कम बता रही हूँ आपको, मेरी तो अक्सर और क्योंकि पीड़िताओं की जो उनका नाम और वो सब है उसको हिडन रखा जाता है, तो तो उसका शायद मिसयूज भी उस वजह से। ये रेप लॉ का तो बहुत मिसयूज है और इतना इजी है ना। आप देखिए कहीं पे भी गए, क्योंकि सोसाइटी इन जनरल रेप को लेकर काफी बहुत सेंसिटिव है ना, बहुत एम्पैथेटिक है। हाँ। महिला ने कह दिया तो बस वो सारी महिलाएं सीता हैं और सारे पुरुष रावण है, ऐसा नहीं है। और व्हाटएवर अ वुमन सेज इज नॉट द गॉस्पेल ट्रूथ। आजकल तो छोटे छोटे बच्चों को माइक्रो में घुमा के मार रही हैं, वॉशिंग मशीन में डाल के मार रही हैं, छत से फेंक रही हैं। अभी तो आपने देखा था वो कितनी बड़ी इंजीनियर थी, कितनी पढ़ी लिखी थी, जो गोवा ले जा करके फादर को विजिटेशन राइट मिला, उसने लड़के को काट दिया कि विजिटेशन। एक लड़की अब मैं बहुत ही नजदीकी में मेरी दोस्त में है, वो कनाडा लेके भाग गई लड़की को, जैसे ही फादर को विजिटेशन। तो मतलब किसी हद पे तो जा रही हैं। अभी अहमदाबाद का केस देखिए, किचन में
खड्डा खोद करके हस्बैंड के टुकड़े काट करके अंदर डाल दिया। 1 डेढ़ साल बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन में आया कि इसके प्रेमी के साथ मिल करके अंदर डाल दिया। राहुल मिश्रा का देख लीजिए, वाराणसी का केस। वो क्या, उसने 8 मिनट का वीडियो बनाया था, मरने से अभी हाल में ही था। राहुल मिश्रा जो मर गया, उसने कहा कि मेरी पत्नी ओयो रूम में जाती है, दूसरे लड़के के साथ होती है, मैं जानती हूँ, मैं जानता हूँ उस लड़के को, मैं उसको समझा रहा हूँ कि भाई ना जा ना जा, तेरी शादी हुई है, अगर तूने जाना है तो मुझसे डाइवोर्स ले ले, फिर चली जा जहां जाने में, कोई दिक्कत नहीं, और मेरा बच्चा मेरे को दे दे। अब आज की डेट में 1.5 साल का बच्चा जेल में है, उनकी पत्नी जेल में है, बट प्रेमी फरार है। बट एक बात बताइए बरखा जी, और जो मेरा बार बार प्रश्न वहीं आके अटक जाता है, सोसाइटी में मैं भी रहता हूँ, आप भी हैं, और हम, अब मैं तो चलो वकील भी हूँ तो केसेस भी देखता हूँ, बट इन जनरल भी, क्या आप ये कहना चाहती कि महिलाओं के ऊपर अत्याचार नहीं हो रहा है? देखिए, महिलाओं के साथ जो भी गलत हो रहा होता है, पहली बात तो अब वो दिन लद गए। दूसरी बात, आपने शुरुआत में एक कही थी कि ये पुरुष प्रधान देश है, ये मिथ है। जो महिलाओं के साथ अत्याचार होता है, उनके लिए सारे कानून हैं, उनके लिए कोर्ट है, कानून का कचहरी मतलब है, कि आप मान रहे सारे गलती हो रही कानून है। है। अगर जहां पे भी उनके साथ प्रताड़ना हो रही है, उनके साथ तो पूरा देश खड़ा है। लेकिन पुरुष भी विक्टिम है और ट्रांसजेंडर भी विक्टिम है। पुरुष की जो आत्महत्या की दर है वो 3 गुना है। और नीले ड्रम, सौरभ राजपूत केस के लिए मैं मेरठ गई थी, वहां 2 घंटे हमने पुलिस वालों के साथ रणनीति बनाई थी, और उसके बाद हम मुस्कान के घर भी गए थे कि मुस्कान की मेंटालिटी को समझे कि मुस्कान ने आखिर क्यों काट डाला, इस 17 टुकड़े काट के नीले ड्रम में भर दिया। आखिर ऐसा कितना, इतना एक शादी में इतना इतना जहर कहां से आया अपने बच्चे से, और वो बाहर से आया था, विदेश से आया था, अपनी पत्नी के साथ और अपने बच्चे के साथ बर्थडे वगैरह भी मनाया। मतलब इतना खुशनुमा जब माहौल हो, तब एक पत्नी कैसे काट सकती है अपने पति को? बट नीले मैं ड्रम ये का हमने समझ नहीं इंसिडेंट्स तो देखे हैं जहाँ पे महिलाओं को भी काट के रखा गया है, अनफॉर्चुनेट है वो सब, बट उसको आप महिला और पुरुष कैसे कर सकते हैं? नीले ड्रम के केस सिर्फ लड़कों के, नहीं नहीं नहीं, महिलाओं के नहीं है। महिलाओं महिलाओं के दूसरे तरीके के थे। हाँ, और जब महिलाओं लव के जिहाद वाले में हुआ जब था। महिलाओं के साथ गलती होती है, सारा देश उनके साथ खड़ा होता है। और लव जिहाद का जो आप बता भी रहे हो, जिसमें अभी अभी थोड़ी दिन पहले ही आया था श्रद्धा मर्डर की केस, मैं पहली थी जो कि मीडिया पे जब गई और मैंने बोला कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। तो आप मतलब ये नहीं कह रही कि पुरुष अगर गलत है तो उनको प्रोटेक्ट करो? बिल्कुल नहीं, मैं किसी भी रेपिस्ट मर्डर को डिफेंड नहीं करती। जो लड़के लव जिहाद करते हैं, मैं उन्हें भी मैं डिफेंड नहीं करती। लेकिन हाँ, एक हिंदू लड़कियों को एक नसीहत जरूर देती हूँ, और वो मैंने कल भी अपनी पोस्ट में लिखा था कि आई एम नॉट एम्पैथेटिक टुवर्ड्स दोज हिंदू गर्ल्स जिनको जो खुद समझती नहीं है चीजों को। मत करिए ना सेक्स, आपको आइडेंटिटी पहले फाइंड आउट करिए, अच्छे से समझिए। सेक्स के लिए इतने आतुर क्यों, ये ओयो रूम में जाने के लिए इतने आतुर क्यों है? आज भी मेरे पास सुबह एक कॉल आया था कि ओयो रूम में मेरी लड़की पाई गई है। अब वो फादर का कॉल था, पाई गई है। हाँ, मैंने इनफैक्ट वो वीडियो देखा है मैंने। नहीं, ये तो वीडियो मैं इनफैक्ट देखा जिसमें होटल मालिक ने खुद ही बुला लिया उसको। हाँ हाँ, ये तो आपने देखा होगा वीडियो। ये मैं रियल स्टोरी बता रही हूँ, ये दिल्ली की स्टोरी बता रही हूँ, मैं नाम नहीं डिस्क्लोज कर सकती। फादर ने मुझे कॉल किया है और उसने बताया कि मेरी बेटी ओयो रूम में पकड़ी गई है और अब मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, और ये चीज़ें अब कैसे हटाई कैसे जाएँगी, क्योंकि हमने उसकी शादी भी फिक्स की हुई है। तो मुझे आपसे मिलना है और समझना है पूरा केस। और ये नहीं, मेरे पास 15-15, 16-16 साल की लड़कियाँ आती हैं, जो सेक्स चैट लेके आती हैं अपनी माँ की। अच्छा, माँ अब की? माँ की सेक्स चैट लेके आती हैं, और माँ के 3-3 बॉयफ्रेंड हैं, इतनी मोटी सेक्स चैट होती है, सब लेके आती हैं और दिखाती हैं कि हमारी माँ ये किस ओर जा रही है हमारी सोसाइटी। तो अब आप फिर पूछेंगे कि महिलाओं में ये चीज, हाँ, आप सर्वे देख लीजिए, डेटिंग एप्स या और भी देख लीजिए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का सर्वे देखिए, महिलाएं, मैरिड वुमेन आर मोर देयर। तो आजकल ये इतना ज्यादा सोशल मीडिया पे ये सारी चीजें चल गई हैं, और सबको लगता है कि यार मैं हम क्यों नहीं। और वैसे भी एडल्ट्री तो डिक्रिमिनलाइज हो गई है हमारे देश से, तो सब फ्री है, सेक्स फ्री कंट्री है, जिसके साथ मर्जी जाओ। अच्छा, इसी वजह से तो इससे याद आया कि इतना सुप्रीम ज्यादा कोर्ट में एक केस भी अभी चल रहा है जिसमें कंसेंसुअल सेक्स की जो एज है उसको कम करने की मांग की गई है। अभी कानून के हिसाब से 18 साल है कंसेंसुअल सेक्स, उसको 16 साल 16, करने की हाँ। मांग की गई है। और एक बहुत बड़ी अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह उसमें एमिकस क्यूरे बन के कोर्ट की मदद भी कर रही है, और उन्हीं की मांग है ये। उस पे आपका क्या कहना है कि क्या उससे समाज का फायदा होगा, या क्योंकि मुझे तो समझ नहीं आता कि क्यों ऐसा इससे है? समाज का कोई फायदा नहीं होगा। सबसे पहली बात, एक तरफ हम कहते हैं हम अपनी बेटियों को सशक्त बनाएं, एक बच्ची तरफ पढ़ाओ, हाँ, बच्ची बढ़ाओ। बेटी पढ़ाओ। और बेटी को आप ये देखिए, 16 साल की बेटी सेक्स अगर कर लेगी
उसके बाद उसकी बॉडी में कितने ज्यादा चेंजेस आएंगे, वो चेंजेस वो बेटी खुद ही नहीं संभाल पाएगी। बल्कि इस चीज को नहीं करना चाहिए था, लेकिन आपको पता ही है हाँ, मतलब ये कि तो वामपंथी गिरोह का एक जो गिरोह अंश है है, वो चाहता है कि इस देश में उस तरीके की व्यवस्था बने। टूट और तोड़-फोड़ हो। मैं तो सब साफ बता रही हूँ कि ये जो मेरी बीपीआईएल चल रही है मैरिटल रेप को लेकर के, हाँ, मतलब मैरिटल रेप दूसरा एक पॉइंट है कि बहुत समय से बहुत लोग मांग कर रहे हैं कि इस देश में शादियों के अंदर मैरिटल रेप हो। अच्छा, क्योंकि मैं कानून का विद्यार्थी हूँ, तो ऑलरेडी मैं देखता हूँ कि अगर किसी शादी में अगर दिक्कत है, तो डोमेस्टिक वायलेंस में आप केस फाइल कर बिल्कुल, सकते हैं। बिल्कुल फाइल कर सकते हैं। उसमें फिर मैरिटल रेप वाला एंगल लाने का क्या लॉजिक हो? फिर वही आरआईटी फाउंडेशन, फिर वही वामपंथी सोच वाले लोग हुँ, जो पूरी शादी की मैरिज को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। पूरा इंस्टीट्यूशन पे अटैक है। इंस्टीट्यूशन पे अटैक है। अरे परिवार व्यवस्था खत्म करना चाहते हैं इन, और देश खत्म करना चाहते हैं। ये वही ताकतें फॉरेन फंडिंग जिनको आती है, जो प्रहार कर रहे हैं हमारे परिवारों को। जब परिवार टूटेंगे तो समाज टूटेगा, जब समाज टूटेगा तो देश टूटेगा। एक्चुअल देश तोड़ने वाला बट क्या मैरिटल सेक्स रेप वाला जो कॉन्सेप्ट, हालांकि मैं उसके अगेंस्ट हूँ इन प्रिंसिपल, बट मैं समझना चाहता हूँ आपसे, क्योंकि आप खुद महिला है। क्या मैरिटल रेप वाला एंगल हम अगर कानून में ले आए, तो क्या महिलाओं के राइट्स का प्रोटेक्शन नहीं होगा उससे? देखिए, सबसे पहले बता दूं कि वो अब पहले ही क्रूअल्टी कवर्ड है और उसमें जा सकते हैं। दूसरी बात, मैं कह रही हूँ आज ले आओ मैरिटल रेप, लेकिन मुझे बताओ कि हस्बैंड अपने आप को कैसे बचाएगा उससे, वो अपनी इनोसेंस कैसे प्रूव करेगा? कैमरा लगाएगा, कंसेंट फॉर्म साइन कराएगा। मैंने कंसेंट फॉर्म साइन कर दिया, 10 मिनट बाद वो पीक पे है हस्बैंड, उसको तो नहीं पता है, मैंने हटा दिया, मैंने कहा नहीं अब मेरा कंसेंट नहीं है, वो तो पीक पे है, उसे तो पता ही नहीं है। ब्रह्मा जी बैठेंगे, थानेदार बैठेंगे, जज साहब बैठेंगे, कौन बैठेगा मेरे कमरे में ये बताओ? इसलिए हाउ, मुझे बताओ कि टेक्निकलिटी बताओ कैसे, हाउ विल यू टेक इट क्योंकि फॉरवर्ड? क्योंकि इनोसेंस प्रूव करना बहुत डिफिकल्ट हाउ है, विल यू टेक फॉरवर्ड? और जब तक बेल नहीं मिलेगा तब तक आदमी जेल में होगा। मैं दिल्ली हाई कोर्ट में पहले इसकी इतनी बहस चली, मैं तब भी यही कह रही थी, आज भी मैं यही कह रही हूँ, ये प्रहार है, हमारी मैरिज सिस्टम पर प्रहार है, सीधा प्रहार है परिवार तोड़ने का और देश तोड़ने का। ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है और ये बहुत सुनियोजित चाल है। क्योंकि मैं करुणा नुंडी का भी स्टेटमेंट देख रहा था, वो भी इसमें प्रखरता से बोल रही हैं, और वामपंथी धाराओं की वो हमेशा प्रस्ताव रही है, तो वो भी बार-बार कह रही है कि मैरिटल रेप वाला होना अभी चाहिए। शशि थरूर तो शशि थरूर भी अभी पार्लियामेंट में प्राइवेट मेंबर बिल लेके इसी बात को लेके इसको करेक्ट। लेके आए हैं। तो दूसरे कंट्रीज में भी तो मैरिटल रेप है उनके सेक्सुअल उसमें तो सब शादी में। जेंडर न्यूट्रल भी तो है, हाँ, वहां तो सब जेंडर ये एक न्यूट्रल दूसरा है। कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर तो पति हमारे तो कानून में अभी तक जेंडर न्यूट्रलिटी नहीं है। हमारी मांगे ही दो थी, आपने पूछी नहीं तो मैं बताती। हमारी तो सरकार से दो ही मांगे हैं और सरकारें तो आती जाती रही। मैं सुषमा जी के पास भी गई थी, तब भी यही कहा था सुषमा स्वराज जी से कि हमारी दो ही मांगे हैं। एक, सरकार द्वारा मेंस कमीशन का गठन हो, कि जो मेरा आयोग है मैं कितनों की मदद करूं, सरकार द्वारा पुरुष आयोग का गठन होना चाहिए। और दूसरा, जेंडर न्यूट्रल लॉज। बताइए कितनी छोटी सी बात है, इस देश में कुत्तों की भी सुनवाई होती है, कीड़े तो मकोड़े पेड़े पौधों अभी सबकी 7 तारीख को लगी हुई है हाँ, कुत्तों की। वही तो, कुत्ते भी इतने इंपॉर्टेंट है कि पुरुष बेचारे मर जाए। मैं पुलिस स्टेशन जब भी जाती हूँ कि ये इतने लोग, इतना लड़का मर गया, 17 पेज का सुसाइड, 22 पेज का, 25 पेज का, 50 पेज का अतुल सुभाष का हमने देखा है। हाँ, तो आपने जस्टिस इज ड्यू, बेचारा लिखता लिखता हर पन्ने पे चला गया, आज तक भी जस्टिस नहीं मिली। तो वो कहते मरने से साले को तुम्हें क्या? अब बताइए, अतुल सुभाष के पिताजी कितने लाचार हैं, कोर्ट से कोर्ट खेल रहे हैं, बस बच्चा भी नहीं मिला उन्हें। अतुल सुभाष की आखिरी जो उसने वीडियो बनाई थी उसमें स्पष्ट कहा था कि मेरी पत्नी संस्कार विहीन है, मेरे बच्चे को मेरे माता पिता को सौंपा जाए और मेरे बच्चे को मेरे माता पिता पालेंगे पोसेंगे। तो उसने क्या गलत कह दिया था? 3-3.5 साल का बच्चा यहाँ अकेला बोर्डिंग स्कूल में रह सकता है, जब माँ 20 दिन के लिए सिर्फ जेल हुई थी। अच्छा, अभी आप कह रहे थे उसको तो 20 दिन में बेल मिल गई थी, इन्हें 8 साल भी जेल में काट लिए हैं, तभी भी बेल बट पे अंतर है, यहाँ कन्विक्शन हो चुका मैं एक बात की बात कह हाँ, रही हाँ। हूँ, करोड़ों लोगों की बेल होती है। दूसरा, मेरे को ये बताइए, मेरा एक सबसे सवाल है, ये जंतर मंतर पे या रेसलर्स प्रोटेस्ट भी हुई थी, अभी ये भी हुआ, ये सारी महिलाएं जो करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ जितनी भी हैं जिन्होंने रेप कहा है, उन सबको एक दिन मिला लेते हैं, न्याय मिल जाता है यहाँ पे। मैं लीड करूंगी, मैं हिलूंगी नहीं वहां से, मैं खड़ी रहूंगी, मैं आपको वादा करती हूँ, लेकिन वहां न्याय दिलवा दो यार। नहीं बरखा जी, मेरा प्रश्न थोड़ा सा अलग है। मतलब आई डोंट नो इससे क्या न्याय होगा नहीं होगा।
एक प्रश्न मेरा जो बार-बार समझ में नहीं आता मेरे को कि ये जो किसी भी 2 लोगों के बीच में विवाद होता है, तो जो बच्चा होता है वो जनरली हम देखते हैं अमूमन कि माँ के पास रह जाता है, जबकि नेचुरल गार्डियन उसका फादर बोला जाता है। उसको लेके क्या को-पैरेंटिंग का कॉन्सेप्ट इंडिया में कभी डेवलप हो पाएगा या क्या होना चाहिए? आज से 10 साल हो गए हैं मुझे ये बात बोलने के लिए कि शेयर्ड पेरेंटिंग को लेके आई। फिर अभी आप बोल रहे थे ना कि जेंडर न्यूट्रल लॉ विदेश में है, यहाँ नहीं है और इसकी हम माँग कर रहे हैं। यही शेयर्ड पेरेंटिंग बाहर है, यहाँ नहीं है। वहाँ तो खैर बच्चे ही नहीं करते लोग, लेकिन जहाँ बच्चे होते भी वो भी शेयर्ड पेरेंटिंग में ही रहते हैं। लेकिन यहाँ ये कॉन्सेप्ट नहीं है, बच्चे को माँ को दिया जाता है। अभी 2 दिन पहले ही मैं एक लड़का मर गया था 40 इयर्स का, तो उनकी जो प्रेयर मीटिंग थी मैं वहाँ पे थी, तो वहाँ पर वो जो छोटा बच्चा था 8 साल का शायद बच्चा होगा, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ माइक पे ये बोल रहा था आई लव यू डाडा, आई मिस यू डाडा, हाँ, आई लव यू डाडा, मैंने आई देखा। मिस यू डाडा, बस यही कहता रहा। मेरे को इतना दुःख लग रहा था, उस बच्चे की आँखों में आँसू भी थे कि कभी उसको बच्चे को पापा एक बार भी मिले नहीं, ना देख पाए और उसी के गम में मर गए। हमने काफ़ी सारे इनफैक्ट उसके मामले में मोहम्मद शामी के मामले में देखा है। अरे ये अ, सारे जितने भी क्रिकेटर्स हैं, इनफैक्ट सभी के कोई भी बच्चे को नहीं मिला। उनकी वाइफ तो उसको हाँ। ऑस्ट्रेलिया लेके चली गई, सबका बट यही हाल है। पटियाला उसमें चल रहा था। सबका यही हाल है, जितने आप ये देखिए, लेकिन फिर मैं वही कहूँगी कि ये लोग कभी प्रखर होके बोलते तो नहीं। चहल का केस देख लीजिए या शम्मी का देख लीजिए और तमाम क्रिकेटर्स हैं जितने भी हैं, सभी का कोई सामने मुखर होके बोलता तो मेन है, वही दिक्कत हो रही है। दिक्कत तो है। तो आज हमने बात किया बरखत रेहान से और हमने काफ़ी डिटेल में समझा कि पुरुषों की क्या दिक्कतें हैं इस सोसाइटी में और क्या समाज में सुधार की आवश्यकता है। आशा है कि सरकार और तंत्र इस पर ध्यान देगा और समझेगा कि पुरुषों की भी अपनी समस्याएँ हैं और उसको सॉल्व करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि कुछ और भी बातें हैं जो हमें करनी चाहिए तो हम उसे नेक्स्ट वीडियो में कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।